गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम। माई सेल्फ डॉक्टर शुभेंद्र श्रीवास्तवा, ऑर्थोपेडिक सर्जन। स्वागत करते हैं अपने चैनल में। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जिसको अडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जो शोल्डर, कंधे में पेन और स्टिफनेस, दर्द और जकड़न का हो जाना। मरीज हमारे पास आता है तो ओपीडी में यही प्रेजेंट करता है कि सर हमें कंधे में बहुत दर्द रहता है, जकड़न रहती है, हमारा हाथ नहीं उठता है, हम अपना रोजमर्रा का काम नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो इसमें क्या होता है, जो लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन हो जाता है। तो लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन का मतलब, जैसा कि पहले मैंने कई वीडियोस में बता रखा है, रेंज ऑफ मोशन शरीर के जोड़ों में तय होता है कि जोड़ में कितना, जोड़ में खुलना है, किस रेंज तक खुलना है, उसी को रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। तो जब जितना खुलना तय है, जब उतना कोई भी जोड़ नहीं खुलता है तो उसको लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। जैसा कि मरीज मुझे कंप्लेंट करता है कि कंधे में दर्द है, जकड़न है और लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन, खास पर्टिकुलरली एक्सटर्नल रोटेशन में मरीज कंप्लेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि एक और कंप्लेंट प्रेजेंट करते हैं कि जैसे नॉर्मल व्यक्ति अपने कंधे के जॉइंट को मल्टीपल डायरेक्शन में रोटेशन कर सकते हैं। जैसे कई डायरेक्शन में कंधे को आप हाथ उठा के घुमा सकते हैं, लेकिन मरीज जो इससे ग्रस्त होते हैं, फ्रोजन शोल्डर के मरीज, वो अपना मल्टीपल डायरेक्शन में अपने हाथ को उठा के नहीं घुमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसमें बेसिकली दो टाइप होता है, प्राइमरी इडियोपैथिक या सेकेंडरी। और अब देखिए ऑनसेट जो इसका होता है वो 40 से 80 वर्ष के बीच के उम्र के व्यक्ति में हमको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मरीज प्रेजेंट करता है पेन, दर्द, जकड़न और लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, कि जॉइंट का एक खुलना कम हो जाना। आम भाषा में जॉइंट को जितना खुलना चाहिए उतना नहीं खुलता है। और जो अपना मरीज रोजमर्रा की काम है, रोजमर्रा के लिए भी जितना हाथ को उठना चाहिए, जितना जॉइंट को खुलना चाहिए, वो नहीं खुलता है। तो मरीज की रोजमर्रा की लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो वो हमारे पास ओपीडी में आके प्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं जो दर्द है जो वो एकदम मीठा हल्का दर्द, किसी में ज्यादा किसी में हल्का बना रहता है और रात में और ज्यादा बढ़ जाता है। वर्स एट नाइट, रात में दर्द बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इसकी स्टेजेस की। तो स्टेज 1 जिसको हम फ्रीजिंग स्टेज कहते हैं, तो ये सबसे दर्द वाली स्टेज होती है, ये पेनफुल स्टेज इसको कहते हैं। ये 6 हफ्ते से 9 महीने तक देखने को मिलती है। अब इसमें इसी स्टेज में पेशेंट को सबसे ज्यादा दर्द होता है और यहां जकड़न महसूस होती है और जो मोशन है वो बिल्कुल नहीं होता है। इतना ज्यादा दर्द होता है मरीज को कि उसको हाथ उठाने और घुमाने में बहुत तकलीफ होती है। अब बात करते हैं स्टेज 2 की। इसको कहते हैं फ्रोजन स्टेज। इसमें अडहेसिव स्टेज या फ्रोजन या अडहेसिव स्टेज। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे पेन में तो इंप्रूवमेंट होता है, पर स्टिफनेस जो है, जो जकड़न है, वो बनी रहती है, लेकिन दर्द थोड़ा थोड़ा पहले से कम होने लगता है। ये हम देखते हैं 4 महीने से 12 महीने के बीच में। अब जो तीसरी स्टेज होती है उसको थॉइंग स्टेज कहते हैं या रिकवरी स्टेज कहते हैं। तो इसमें क्या है, शोल्डर जो है वो मोशन वो धीरे धीरे रिटर्न होता है नॉर्मल की तरफ। तो ये 5 महीने से 26 महीने के बीच में हमको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कॉजेज की। तो कॉजेज इसका अननोन है, कोई खास इसका कॉज नोन नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। जैसे कि प्राइमरी रिस्क फैक्टर्स में हम कह सकते हैं कुछ सिस्टमिक डिजीजेस हैं, जैसे कोविड-19, डायबिटीज मेलाइटस, स्ट्रोक, लंग डिजीज, थायराइड डिजीज, हार्ट डिजीज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या डिजीज। फिर हम बात करते हैं इसकी सेकेंडरी रिस्क फैक्टर। तो सेकेंडरी रिस्क फैक्टर में मान लीजिए इंजरी या सर्जरी के कारण पेशेंट बहुत लंबे समय से इमोबिलाइज था, बहुत दिन से इमोबिलाइज था, अपने जॉइंट को यूज नहीं कर रहा था, बेड रेस्ट पे था, तो उसमें भी ये फ्रोजन शोल्डर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस बेसिकली हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से हम लोग करते हैं और यूएसजी
और इमेजिंग, यूएसजी इमेजिंग और एमआरआई यूज करते हैं डायग्नोसिस बनाने में। इमेजिंग में हम इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी और एमआरआई का करवा के देखते हैं, जिससे हमें डायग्नोसिस बनाने में आराम है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट इसका जो है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, पहले किसी भी डिसऑर्डर में, किसी भी डिजीज में हम लोग यही प्रयास करते हैं, तो पहले की नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट पे व्यक्ति जाए। तो नॉन सर्जिकल में पहला, ऑर्थो में कोई भी बीमारी हो, पहला हम यही कोशिश करते हैं कि नॉन सर्जिकल में सबसे पहले एक्सरसाइज बताते हैं, स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस शोल्डर की बताएंगे, जिससे मरीज को एक्सरसाइज से कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ राहत मिल सके। फिर इसमें हम करते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी। फिर इसमें हम लेजर थेरेपी करते हैं, जो सेकेंड स्टेज में बहुत बेनिफिशियरी होता है। फिर हम बात करते हैं ओरल एनाल्जेसिक। तो जैसा कि मैंने कई वीडियोस में बताया है, ओरल एनाल्जेसिक में सबसे कॉमन है एनसेड्स। एनसेड्स बहुत इफेक्टिव होती है, इसमें पेन को रिड्यूस करती है, मरीज को दर्द में राहत देती है। फिर जिन लोगों को ओरल एनाल्जेसिक से रिलीफ नहीं मिलता है, उनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं, जिससे मरीज को राहत मिल सके, दर्द में राहत मिल सके। अब इसके बाद हम करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम जो अडहेशंस बन चुके हैं उसको कट करते हैं और कैप्सूलर रिलीज करते हैं और अडहेशंस को कट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। मैं इसी तरह जानकारी से भरी हुई वीडियोस लेके आता रहूंगा। जय श्री राम।